वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वे हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल। सबसे पहले हम समझेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, क्योंकि इसकी नॉलेज का यूज़ करते हुए ही हम स्लैटर्स रूल को अच्छे से समझ सकेंगे। जिसमें सबसे पहले हम स्लैटर्स रूल को देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे स्लैटर्स रूल की, एंड एट द एंड हम स्लैटर्स रूल की लिमिटेशंस को समझेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो चलिए अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए पहले समझेंगे देन नोट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट में, द इलेक्ट्रॉन्स residing in the innermost shell experience the attraction of full charge of the nucleus, that is actual charge, but this is not true for the electrons contained in the outer shells। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इनर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, यानी जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है के शेल की यहाँ पर बात हो रही है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस का, वो सेम नहीं होता उन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में जो कि आउटर शेल में प्रेजेंट हैं। क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो इनर शेल है, ये बिल्कुल पास है न्यूक्लियस के, और इसके बाद जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो उनके ऊपर जो अट्रैक्टिव पुल है वो भी कम होता जा रहा है। इसे डेली लाइफ एग्जांपल से भी देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कूलर के आगे खड़े हैं तो आप डायरेक्ट हवा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके बाद कोई पर्सन आ रहा है तो कूलर की उतनी हवा वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, देन उसके बाद वाला उतना नहीं कर पाएगा। आप जो हुए जो डायरेक्ट कूलर के सामने है, वो हो गया जो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में है, और जो बाकी के जो लोग हैं वे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर शेल में प्रेजेंट हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Actually, the electrons in the inner shells, called intervening electrons, act as a shield or screen between the nucleus and outer shell electrons। जो इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जो कि एक शील्ड का काम करते हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, न्यूक्लियस के पुल से प्रोटेक्ट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर शेल में प्रेजेंट है। यानी एक तरीके से शील्ड का काम कर रहे हैं न्यूक्लियस और जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में। क्लियर। तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दस रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। यानी जो इनर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनर मोस्ट शेल्स में, वो एक शील्ड का काम कर रहे हैं न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल्स में प्रेजेंट है। तो इस जो फिनोमिना है, जो ये इफेक्ट है, इसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स causes a decrease in the actual charge of the nucleus atomic number Z acting on the outer electrons by a quantity sigma known as screening or shielding constant। देखो, अभी हमारी बात हुई कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक शील्ड का काम करते हैं न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में प्रेजेंट है। यानी जितना न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना तो आउटर मोस्ट शेल पर नहीं पहुंच पा रहा। जैसे कि हमने कूलर वाले एग्जांपल से देखा था कि अगर आप सबसे पहले खड़े हैं तो जो आपके बाद है उन पर उतनी हवा नहीं पहुंच पा रही जितना कि कूलर फेंक रहा है। तो ये हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन पर जो न्यूक्लियस का पुल ये कम हुआ है, इस डिक्रीज को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग कांस्टेंट, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। The decreased nuclear charge Z minus sigma is known as effective nuclear charge donated by Z effective। यानी जितना एक्चुअल था उतना तो नहीं पहुंच पा रहा, तो जो जितना पहुंच पा रहा है वो होता है Z इफेक्टिव। कितना पहुंच पा रहा है, जितना एक्चुअल चार्ज है न्यूक्लियस का, और हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी कितना डिक्रीज हुआ वो हमें दे देगा Z इफेक्टिव। क्लियर। तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में द शील्डिंग कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन Z एक्चुअल। कहता है कि जो शील्डिंग कांस्टेंट है, यानी
अभी हमने देखा ना कि जो इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड का काम कर रहे हैं न्यूक्लियस और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितना इफेक्ट जेड पहुंचना चाहिए था, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का उतना कम पहुंच पाता, यानी जो जो डिक्रीज हुआ है इससे हम शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो शील्डिंग कांस्टेंट है ये 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन जो एक्चुअल न्यूक्लियस का चार्ज होगा उससे कम होगा। वहाँ पर एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिखा था, वो क्यों लिखा था? क्योंकि जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। एंड इज ए मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पोल। यानी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है बेसिकली उस एक्सटेंट को मेज़र करता है, उस डिग्री को मेज़र करता है जिससे जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो शील्ड कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z effective is defined as the difference between the actual nuclear charge, जिसे हम Z actual से डिनोट करते हैं, एंड द स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमारी बात हुई थी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, यानी कितना डिक्रीज हुआ न्यूक्लियर चार्ज में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुँचते पहुँचते, उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? Z इफेक्टिव। तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द शील्डिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स वेरीज विद द टाइप ऑफ सबशेल्स टू विच दिस इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू। कहता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अगर पर्टिकुलर सबशेल में बात करें तो S का ज़्यादा होगा देन P से, P का ज़्यादा होगा D से, D का ज़्यादा होगा F से, यानी S क्या है? सबसे क्लोजर है न्यूक्लियस के, तो ये ज़्यादा शील्ड करेगा अपने जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। सिग्मा क्या है? शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एंड जेड इफेक्टिव यानी जेड एक्चुअल माइनस जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है हमारे पास सिग्मा। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज। एग्जाम्पल डाउन इन ए ग्रुप। देखो, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि नई शेल ऐड हो रही होती हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ जा रहा है, यानी होल्ड कम हो रहा है न्यूक्लियस का, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस होल्ड कम हो रहा है, तो यानी जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। अलोंग ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड हैंस जेड इफेक्टिव गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर होल्ड बढ़ रहा है, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्लियर? क्योंकि जेड इफेक्टिव है क्या? जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, यानी जितना हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज बढ़ते जा रहा है, जेड एक्चुअल बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्टिव है जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल बढ़ रहा है, तो हमारे पास प्लस वाली टर्म बढ़ रही है ना, जैसे जेड इफेक्टिव है जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल बढ़ता जा रहा है, सिग्मा सेम है। क्लियर? तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे देखते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा। कहता है कि जितने ज़्यादा इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी, यानी उतना ज़्यादा शील्ड करेंगे ना, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतना ज़्यादा शील्डिंग होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो आउटर मोस्ट शेल हैं इलेक्ट्रॉन्स उनकी। एंड लेस इज़ द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव। ओबियस सी बात है, जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच पाएगा ना जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। डाउन इन ए ग्रुप number of intervening electrons in elements increases and hence the value of sigma increases, consequently z effective value go on decreasing। यानी जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो इनरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी अमाउंट बढ़ती है, तो मतलब सिग्मा बढ़ेगा यानी शील्डिंग बढ़ेगी, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे। क्लियर? तो आप इतना नोट करें। अब ये तो बात हो गई हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जिसमें हमने सिग्मा के बारे में भी देखा। तो हम इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैटर्स रूल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इतना नोट करें, देन हम चलते हैं स्लैटर्स रूल पर।
चलिए अब हम समझेंगे स्लेटर्स रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहला पॉइंट क्या है? द स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन कंटेंड इन ns और एनी ऑफ np ऑर्बिटल्स ऑफ nth शेल ऑफ एन एटम एंड आयन इज इक्वल टू, कहता है कि ns या फिर किसी भी np ऑर्बिटल में nth शेल की, मान लो हमने लिया फोर्थ शेल, तो 4s या फिर किसी भी 4p ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस केस में अगर हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? 0.35 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। मान लो हमें 4s2 है गिवन है कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हमें 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिग्मा निकालना है, तो 4s2 एक इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा निकालना है, बचा कितना? एक, क्योंकि दो है ना, हमें एक पे एक के वजह से सिग्मा निकालना है, तो बचा कितना? एक। तो उस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना समझें सिर्फ। प्लस 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th शेल। 0.85 इंटू, देखो जैसे हम 4 ले रहे हैं n, तो n-1 यानी 4-1 यानी तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से, प्लस में 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्दर इनर शेल्स, 1 इंटू बाकी जितने भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास सिग्मा आ जाएगा उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि ns में, यहाँ हमने 4s का एग्जाम्पल लिया था उसमें। बिल्कुल क्लियर होगा जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, बस इतना समझो अभी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कंक्लूड दैट, हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से? पहला, ईच ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द nth शेल कंट्रीब्यूट्स टू 0.35 टू द वैल्यू ऑफ सिग्मा, कि जैसे 4s2 था, एक इलेक्ट्रॉन बचा था वहाँ पर रिमेनिंग में, तो वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास p में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, p5 होता मान लो, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन काट कर बचे 4, रिमेनिंग 4 हो जाते। तो जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 0.35 टू द सिग्मा। बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल चिंता नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, अभी इतना समझो। तो इसे नोट करो, देन हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए कंक्लूजन में। बी, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द n-1th शेल मेक्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 टू द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अभी हमने फॉर्मूले में देखा कि n-1th शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे सिग्मा में। ईच ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द नेक्स्ट इनर शेल्स मेक्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 to 8। अभी हमने देखा था कि जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। डी, there is no contribution of electrons to the value of sigma which are residing in the orbitals having higher value of principal quantum number than the shell number of electrons in the question। जैसे क्वेश्चन में हमने 4s का एग्जांपल लिया था ना कि 4s2 जैसे बोल रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर 5s इससे हायर जो क्वांटम नंबर है, जैसे 5th शेल हो गई, 6th शेल होगी, इनका सिग्मा में कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूले में भी हमने देखा। क्लियर? तो आप इतना नोट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कंक्लूजन में ई पॉइंट देखते हैं। For an s electron of first shell n is equal to 1, there will be a contribution of 0.30 from other single electron in 1s orbital। ये सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना 0.35 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल। अगर n की वैल्यू 1 है यानी 1s2 ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा निकालना हो हमें, तो वहाँ पर 0.35 की जगह हम 0.30 करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। Calculate the sigma and the z effective values for 4s electron in first copper, जिसका z है 29, ये यहाँ पर जिंक नहीं है, ये z है, z 29 सेकेंड, z 25 मैग्नीज हमारे पास है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं हुबहू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हम क्या से लिखते हैं? 29 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले हम 4s लिखते हैं, 4s बढ़ते हैं ना, n पर सेल याद करो हमने देखा था, देन t में इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। नो डाउट हम 4s पहले बढ़ते हैं, देन हम 3d बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये ध्यान रखना, स्लेटर्स रूल कैलकुलेट करते हैं, वरना सारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करेंगे हम। ध्यान रखना इस चीज़ को, नोट बनाकर लिख लेना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, भरनी उसी तरीके से है।
जैसे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब हमें 4s1 के लिए कैलकुलेट करना है सिग्मा की वैल्यू क्या है। अगर पहला रूल देखा ns या फिर np में हो, यहाँ पर ns n क्या है 4s में है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कैलकुलेट करना है। बचे कितना, एक भी नहीं, 0 बचे, तो 0.35 इंटू 0 प्लस में 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n माइनस वन शेल, n है 4, n माइनस वन क्या हो गया, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हैं 10 प्लस 6 प्लस 2 18, 0.85 इंटू 18 प्लस में बाकी जितने बच गए उनको 1 से करेंगे, 6 7 8 9 10 1 इंटू 10। ये आ गया हमारे पास सिग्मा। ध्यान रखना है सिग्मा आया, अभी जेड इफेक्टिव नहीं आया है। सेकेंड Mn की बात करें 25, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अगेन 4s इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वहाँ पर 4s1 था, यहाँ पर 4s2 है, एक रिमेनिंग आया तो 0.35 इंटू 1। n माइनस वन में जितने हैं उनको हम 0.85 से करेंगे, कितने हैं 6 प्लस 2 प्लस 5, हमारे पास ये तो 13 हो गए, तो 85 इंटू 13। रिमेनिंग जितने बच गए उनको 1 से 6 7 8 9 10 1 इंटू 10 21.40 आ गया सिग्मा। अब जेड इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला था, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। जेड एक्चुअल क्या, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के, यानी जेड एक्चुअल इक्वल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। जैसे कॉपर में जेड एक्चुअल हो जाएगा 29 और Mn में हो जाएगा जो जेड एक्चुअल है 25, वो निकालते हैं, आप इतना नोट करो। चलिए जेड इफेक्टिव निकालेंगे। पहले कॉपर के केस में जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा 29 माइनस 25.30 3.70। Mn के केस में जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा 25 माइनस सिग्मा कितना आया था 21.40, ये आ गया 3.60। तो ये जेड इफेक्टिव हो गया Cu एंड जेड Mn के केस में। तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर फर्स्ट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन Cl एटम। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं किस में आ रहा है, Cl एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी किस में आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है। अब सिग्मा कैसे निकालेंगे, ns या फिर np के केस में हो 0.35, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जितने बच गए उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिसके लिए हम सिग्मा निकाल रहे हैं। अब एक के लिए निकाल रहे हैं, बचे कितने, ns शेल में ns np दोनों के लेने हैं, 4 प्लस 2 6 बचे, तो 0.35 इंटू 6। अब n माइनस वन में कितने हैं उसको 0.85 से करते हैं, 6 7 8 0.85 इंटू 8, रिमेनिंग को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2, यानी ये आ गया सिग्मा 10.90। जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। जेड एक्चुअल कितना, एटॉमिक नंबर के इक्वल 17 माइनस 10.90 6.10, यहाँ पर आ गया जेड इफेक्टिव Cl के केस में। ये बात हुई पहले रूल की, इस लेटेस्ट रूल में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकेंड, sigma for an electron contained in n-1 d orbitals of n-1th shell of an atom and ion। अगर इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो n-1th शेल के, जैसे कि अभी हमने बात की थी कॉपर की, वहाँ पर 4s1 था, n4 था, n-1 क्या हुआ 3, यानी अगर 3d में इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाए तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। क्या कहता है, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल्स, यानी जो हमारे पास n-1 d में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उनका नंबर, और 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1s n-1 p ऑर्बिटल्स एंड इनर शेल्स। ईजी लैंग्वेज में बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे n-1 d को छोड़ करके सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है इस रूल से। Thus we can conclude, first, there is no contribution of the electrons of ns orbital to the value of sigma। अभी जैसे n4 था कॉपर एक केस में, अगर 3d इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करेंगे तो 4s का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, ns का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, n-1 d से शुरू होते हैं फिर आगे चले जाते हैं पिछले जितने इनर शेल्स में बचते हैं। सेकेंड, each of the remaining electrons in the n-1 d orbitals contributes 0.35 to sigma।
कि हमारे पास जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गए जिस पर सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है उसको छोड़ करके जितने बच गए हमारे पास उसका कितना कंट्रीब्यूशन है 0.35। फॉर्मूले में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, वहाँ पर रिमेनिंग और मेंशन कर लेना, कहीं वहाँ मिसकंसेप्शन ना हो जाए, हम n-1 वाले पूरे ना लिख ले, वहाँ पर रिमेनिंग जरूर करना 0.35 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल्स। Each of the electrons in n-1s and n-1 p orbitals as well as inner shells make contribution of 1 to the value of sigma। अभी हमने देखा ना कि बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उन्हें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको छोड़ करके, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सिग्मा में 1। तो आप इतना नोट करें, देन हम एग्जांपल्स की हेल्प से थोड़ा और क्लियर करते हैं इस चीज़ को। चलिए एग्जांपल देखते हैं। Calculate sigma and Z effective for 3D electron in first chromium atomic number Z is equal to 24 and nickel Z is equal to 28। बात करते हैं क्रोमियम की। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, भरना वैसे ही है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 देन 3d5। सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए बोल रहा है 3D इलेक्ट्रॉन, यानी n यहाँ पर 4 है, यानी n-1d यानी 3D के लिए बोला है। अब एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए सिग्मा निकाल रहे हैं, बाकी बचे कितने n-1d में 4, इनका कितना कंट्रीब्यूशन था 0.35 इंटू 4। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे उनका 1 कंट्रीब्यूशन, कितने बचे 6 7 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, ये होगा 18, 1 इंटू 18 यानी आ गया 19.40। जेड इफेक्टिव जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल कितना जितना एटॉमिक नंबर 24 माइनस सिग्मा भी कैलकुलेट करा 4.60 आ गया। बात करते हैं निकल की, 28 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। इस पर भी n-1d वाले पर निकालना है, बचे कितने 7, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35 इंटू 7, रिमेनिंग कितने बचे 6 7 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 18, 1 इंटू 18 सिग्मा आ गया 20.45। जेड इफेक्टिव क्या होगा जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल कितना जितना एटॉमिक नंबर यानी 28 माइनस 20.45 7.55 आ गया जेड इफेक्टिव निकल के केस में। क्लियर, तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्लैटर्स रूल में थर्ड रूल देखते हैं। टू कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस्ड एट द पेरिफेरी ऑफ एन एटम एंड आयन। यहाँ पर पेरिफेरी क्या होता है, बाउंड्री। पेरिफेरी पर पूछे तो जिस इलेक्ट्रॉन पर हम सिग्मा कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, जिसके लिए उसे भी लेना है, उसको अभी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। दिस इज कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग द शील्डिंग कांस्टेंट फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम या आयन फ्रॉम इट्स एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। एग्जाम्पल से देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव एट द पेरिफेरी ऑफ टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 एटम। कैसे करेंगे खुद से ट्राई करो एक बार, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको पेरिफेरी का मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको उसे भी कैलकुलेट करना है जिसके लिए हम सिग्मा लगा रहे हैं। करें ट्राई, नहीं होगा देखेंगे ही। चलिए टाइटेनियम Z22 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगेन हमें लास्ट का है 4s में इलेक्ट्रॉन है, अगर एज यूजुअल पहले चलते तो यहाँ पर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 1 बचता, लेकिन यहाँ इसे भी कैलकुलेट करना है, ns वाला ही रूल लगाना है 0.35 इंटू 2। अब यहाँ पर 1 नहीं आए, रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, पेरिफेरी में हमें जिसके लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं उसे भी लेना है, बाकी सब सेम। n-1 में जितने हैं उनका 0.85 कॉन्ट्रीब्यूशन, 0.85 इंटू 10 है 6 7 8 9 10, और बाकी जितने बच गए उनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। कितने बचे बाकी 6 7 8 9 10, 1 इंटू 10 ये आ गया 19.20। जेड इफेक्टिव पेरिफेरी पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल कितना जितना एटॉमिक नंबर 22 माइनस सिग्मा हमने कैलकुलेट किया 19.20, ये आ गया 2.80। ये मैक्सिमम वेरिएशंस पूछ सकता है क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं स्लैटर्स रूल की। अगर थोड़ा उसे और एडवांस जाना हुआ तो एप्लीकेशन से पूछेगा। एप्लीकेशंस में कुछ नहीं है, स्लैटर्स रूल निकाल के रूल्स याद है तो आप अपने आप से कर दोगे। अब खुद देखो, पहला कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन एप्लीकेशन से, वाई इज 4s ऑर्बिटल फिल्ड इन प्रेफरेंस टू 3d ऑर्बिटल्स इन पोटासियम एटम। कहता है कि जो पोटासियम एटम है उसमें हम 4s में क्यों भरते हैं इलेक्ट्रॉन, 3d में क्यों नहीं भरते पहले, उसका आंसर स्लैटर्स रूल से पता चलता है। पोटासियम जेड नहीं, हम दोनों केसेस कंसिडर करते हैं कि पहले 3d में इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं तो क्या होगा, 4s में भर रहे हैं तो क्या होगा। बात करते हैं जब हम 3d में भर रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3D1 में ना जाकर के अगर 4s में जाएं 1s to 2s to 2p6 3s to 3p6 4s1 दोनों के केस में आपको कैलकुलेट करना आता है जेड इफेक्टिव। सबसे पहले सिग्मा की बात कर लेते हैं 4s इलेक्ट्रॉन की, रिमेनिंग तो है ही नहीं तो 0.35 इंटू 0 n-1th यानी थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85 इंटू 8, रिमेनिंग जो बच गया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 110 बचे तो 1 इंटू 10 सिग्मा आ गया। जेड इफेक्टिव क्या होगा जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल कितना जितना एटॉमिक नंबर यानी 19 माइनस 16.80 ये आ गया 2.20। अब आप कैलकुलेट करो फटाफट से जेड इफेक्टिव अगर 3D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली जेड इफेक्टिव और 3D1 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम एटम वो आएगा जेड इफेक्टिव माइनस सिग्मा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0 बचा ही नहीं तो 0 हो जाएगा 0.35 इंटू 0, रिमेनिंग जो बच गया उनका 1 से मल्टीप्लाई करते 18 बचे तो यहाँ पर हमारे पास 19 माइनस 18 आ गया 1। अब देखो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा आया 4s वाले इलेक्ट्रॉन का आया है ना, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा है, न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा है मतलब उस वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी। अब तो हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा जहाँ पर उसको स्टेबिलिटी मिले, तो वो 4s में जाना पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू 3D, क्योंकि 4s में उसकी एनर्जी कम हो रही है स्टेबिलिटी मिल रही है। यही सब बातें यहाँ लिखी हैं। सिंस Z effective for 4s1 electron is greater than 3D1 electron of potassium atom, the attractive force between 4s1 electron and nuclear charge is greater than that of between 3D1 electron and the nucleus of this atom. Hence, the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 would be more stable than 3D1 electron. This infers that 4s orbital is filled in preference to 3D orbital in potassium atom. अपनी लैंग्वेज में कितना ही खींच सकते हो, क्लियर? तो आप इतना नोट करें, देन हम दूसरी एप्लीकेशंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। इट एक्सप्लेन्स व्हाई 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट प्रायर टू 3D इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहता है कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में हम कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में 4s से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं 3D से क्यों नहीं निकलते। अगेन स्लेटस रूल से आंसर मिल जाएगा। वेनाडियम है एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4, फिलिंग वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में पहले इलेक्ट्रॉन देन 3D में 4s2 3d3। अब +2 में क्या केस बन सकते हैं, अगर हम निकालें S से तो हमारे पास बनेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए 3d3 बचा, अगर D से इलेक्ट्रॉन निकालें तो D में 1 बचा 3d1 4s2। जेड इफेक्टिव निकालते हैं, पहले निकालते हैं 4s के लिए 0.35, रिमेनिंग बचा 1, बाकी n-1s शेल में कितने हैं 6 7 8 9 10 11 टू 0.85 उनका कंट्रीब्यूशन, रिमेनिंग कितने हैं 6 7 8 9 10 उनका कंट्रीब्यूशन 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 19.70 आ गया। सिग्मा या जेड इफेक्टिव क्या होगा जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल एटॉमिक नंबर के इक्वल यानी 23 माइनस 19.70 3.30 आ गया 4s इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव। 3D इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वही 0.35 n-1 D में कितने बचे 2 बचे तो 0.35 इंटू 2, रिमेनिंग में जितने बचे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1, कितने बजे 6 7 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 18 18 इंटू 1 18.70 आ गया। जेड इफेक्टिव क्या हुआ जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जेड एक्चुअल यानी एटॉमिक नंबर कितना 23 माइनस सिग्मा कितना 18.70 यानी 4.30। देख सकते हो कि 3D इलेक्ट्रॉन्स पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल होंगे, डेट्स वाई कैटायन बनाते टाइम हम 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 3D से नहीं निकालते, कब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। क्लियर? तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी लैंग्वेज में लिख लेते हैं जो हमने आपको बताया। इट इज़ क्लियर दैट 3D इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कंपेयर टू 4s इलेक्ट्रॉन्स एंड thus are held tightly to the nucleus. Therefore, the 4s electrons are removed in preference to 3D. Similar behavior is observed in case of other transition metals. Next application कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, Why a cation is always smaller than the parent atom? कि जो पेरेंट एटम है, जैसे अभी हमने देखा था वेनाडियम का वो था पेरेंट, लेकिन जब कैटायन बनाया था V2+ वो कैटायन हो रहा था हमारे पास, तो ऐसा क्यों है, कैटायन हमेशा स्मॉलर क्यों होता है पेरेंट एटम से, इसको हम समझते हैं एग्जांपल लेके Li+ आयन का। आप इतना नोट करें, देन हम उसे देखते हैं।
चलिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। सिग्मा कैलकुलेट करें, एस में है इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग कितना बचा 0, तो 0 इंटू 0.35 जीरो ही हो गया। साथ में n-1s शेल में यानी 1s में जितने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85, वही पहला रूल, 2 इंटू 0.85 इज इक्वल टू 1.70। जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा यानी 3 माइनस 1.70 1.30। एल आई प्लस कैटायन जब बना तो 1s2 में आ गया। ये आ गया वो केस जब हमने कहा था सिर्फ 1s के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 ना होकर के 0.30 होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया जिसके लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, रिमेनिंग कितना बचा, एक यानी 1 इंटू 0.30 आ गया 0.30। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा जेड, यानी जितना एटॉमिक नंबर 3 है 3 माइनस सिग्मा 0.30 2.70। देख सकते हो कैटायन जब बना उस पर न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव बढ़ गया, न्यूक्लियस का पुल बढ़ गया, अपनी तरफ खींच कर रखेगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। डेट्स वाई कैटायन हमेशा स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से। द जेड इफेक्टिव ऑफ एल आई प्लस इज मोर देन एल आई एंड दस द साइज इज स्मॉलर। एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात करें तो लिथियम के केस में होता है 123 पिकोमीटर, एल आई प्लस के केस में होता है 60 पिकोमीटर। क्लियर। डी हमारे पास एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। यहाँ पर पहले कैटायन की बात हुई थी, वो स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से हमेशा, लेकिन एनायन ज़्यादा होगा पेरेंट एटम से। यहाँ पर Cl एंड Cl माइनस का एग्जांपल लेके एक बार खुद ट्राई करो, अदरवाइज डिस्कस तो हम करेंगे। करो ट्राई, आप कर लोगे, बहुत एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ Cl एंड Cl माइनस। Cl Z has 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p में है इलेक्ट्रॉन, वही NSNP वाला पहला। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 + 2 6, 6 इंटू 0.35 उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। n-1th में जितना उनका 0.85 कितने हैं 6 7 8 इंटू 0.85, रिमेनिंग का 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इंटू 2 10.90 आ गया। जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा यानी 17 माइनस 10.90 आ गया 6.1। Cl माइनस की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगेन NSNP वाला केस, एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए सिग्मा निकाल रहे हैं, बचे कितने 5 + 2 7, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.35। n-1th में कितने हैं यानी सेकंड में 6 7 8, उनका कितना होता है 0.85 इंटू 8, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का 1, 2 इंटू 1 11.25। जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा यानी एटॉमिक माइनस सिग्मा 70 माइनस 11.25 कितना आ गया 5.75। देख सकते हो Cl और एनायन किस में ज़्यादा हमारे पास जेड इफेक्टिव है, पेरेंट एटम यानी Cl पर, यानी न्यूक्लियस का होल्ड इस पर ज़्यादा रहेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, साइज कम होगा। डेट्स वाई हमारे पास जो एनायन का साइज है वो हमेशा ज़्यादा होता है पेरेंट एटम से। क्लियरली जेड इफेक्टिव ऑफ Cl इज ग्रेटर देन Cl माइनस, सो साइज ऑफ Cl माइनस इज लार्जर देन Cl एटम। ये आपसे पूछे कि ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर रूल, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना। क्लियर। तो यहाँ तक हाथ जा सकता है हमारे पास एग्जामिनर। अब ये बात हुई एप्लीकेशंस की, आप इन्हें नोट करें, देन हम देखते हैं इस रूल की लिमिटेशंस को। तो चलिए अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्लेटर्स रूल को। पहली लिमिटेशन, स्लेटर्स रूल्स आर लेस रिलायबल स्पेशली इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। कहता है हैवियर एलिमेंट्स के केस में ये हमारे पास रिलायबल सोर्स नहीं है, क्योंकि याद करो हमने अफबाउ प्रिंसिपल लिमिटेशन लिखी थी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की कॉन्फ़िगरेशन की, n+l रूल वहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ा रहा था ना जनरल से, तो वहाँ उस केस में स्लेटर रूल हमारे पास रिलायबल नहीं होगा। According to Slater's rules, all the electrons, irrespective of s, p, d and f orbitals present in the shell lowest than n-1 shell, shield the n shell electrons with equal contribution of 1। अभी हमने देखा था ना कि जैसे ns और np का केस था, वहाँ पर जो ns इलेक्ट्रॉन था उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो रिमेनिंग बच रहा था 0.35, n-1th का था 0.85, बाकी जो रिमेनिंग थे उनका सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन हम 1 ले रहे थे कि नहीं। This is not justified because energetically different orbitals cannot contribute equally। जब हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा था वहाँ पर हम देख रहे थे ना कि हमारे पास S का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू P का जाता है, D का ज़्यादा होता है F। अब वहाँ पर S ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है तो उसकी एनर्जी कम है।
देन पी की उससे ज़्यादा, डी की उससे ज़्यादा, एफ की उससे ज़्यादा, इनकी ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी है, तो ये कैसे सेम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो गई। तो आप इसे नोट करें, एक और लिमिटेशन है, देन उसे देखते हैं। Both S and P orbitals are grouped together for evaluating the effective nuclear charge. This is a faulty assumption because S has higher penetration as compared to P. देखो पहला केस था ना NSNP वाला, जब हम क्लोरीन का केस ले रहे थे 3s2 3p5 था, वहाँ पर P वाले एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके रिमेनिंग हम 3s वाले भी ले रहे थे, यानी NSNP दोनों को हम इक्वली ले रहे थे। तो कहता है ये फॉल्टी है क्योंकि S की पेनिट्रेशन ज़्यादा है P के कंपेयर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है डियर किसी भी ऑर्बिटल की, कि उसके इलेक्ट्रॉन कितना इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं न्यूक्लियस को। S ऑर्बिटल पास है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अप्रोच कर पाएंगे। दूसरा S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सिमेट्रिकल है, हमने पहले भी डिस्कस की थी ये चीज़, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ईजिली अवेलेबल है, सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला गया, एस के कंपैरिजन में इसके इलेक्ट्रॉन कम अप्रोच कर पाएंगे न्यूक्लियस को। और हमने देखा भी था पी की डंबल शेप होती है, वहाँ पर नोड भी प्रेजेंट होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यहाँ पर उतना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का जितना कि एस के केस में है, यानी एस का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है पी के केस में। उसके बावजूद भी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जब इवेलुएट कर रहे हैं, हम दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम ले रहे हैं, जैसे कि क्लोरीन के केस में हमने देखा था, तो ये एक फॉल्टी सी चीज़ हो गई। तो ये एक और लिमिटेशन है स्लैटर्स रूल की। सो इट इज़ ऑल अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल। यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। एक बार सम अप कर लेते हैं आज के लेक्चर को। बेसिकली आज हमारे टॉपिक्स थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल। सबसे पहले हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझा क्योंकि उसकी नॉलेज को यूज़ करके हम स्लैटर्स रूल को अच्छे से समझ सकते थे। जिसके बाद हमने सबसे पहले स्लैटर्स रूल को समझा। 3 रूल्स थे हमारे पास, उनके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स हमने देखे। देन उसके बाद एप्लीकेशंस देखी कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं स्लैटर्स रूल को क्वेश्चन सॉल्विंग में। एंड एट द एंड हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस को समझा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।